अस्सलाम वालेकुम। टुडेज लेक्चर इज अबाउट फार्मास्यूटिक्स 3 और जो टॉपिक है हमारा इट इज हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। सो व्हाट इज हॉस्पिटल? बेसिकली जो हॉस्पिटल होता है वो एक हेल्थ केयर यूनिट होता है विच ऑन incorporates a combination of specialized scientific equipments and functioning through trained and certified healthcare professionals working as a team for the common purpose of providing medical services to the population। हॉस्पिटल की डेफिनेशन के अंदर जो है हमारे पास 4 से 5 बातें आ जाती हैं जो हमने अपने माइंड में रखनी है। कि बेसिकली पहली बात तो ये आ जाती है कि ये एक हेल्थ केयर यूनिट है। देन वहाँ पे जो भी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं, उसे यूज कौन कर रहा है? उसे वो लोग यूज कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल्स यूज कर रहे हैं जो सर्टिफाइड हैं और ट्रेंड हैं अपने काम में। एक टीम के तौर पर काम करेंगे और सबका जो है एक पर्पस होगा कि मेडिकल हमने जो है मेडिकल सर्विसेज टारगेट पॉपुलेशन को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आपके पास आता है हॉस्पिटल फार्मेसी। Hospital pharmacy is a department or services in a hospital responsible for the supply of medicine to hospital wards as well as the ambulatory patients। तो जो हॉस्पिटल फार्मेसी है ये एक डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल के अंदर जिसने क्या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी है, उसने मेडिसिन जो है वो सप्लाई करनी है दो तरह के पेशेंट्स को। वो पेशेंट्स जो हॉस्पिटल की वार्ड्स के अंदर मौजूद हैं, मतलब कि इन पेशेंट्स जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, एज वेल एज द एम्बुलेटरी पेशेंट्स, ये वो पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हैं बट फॉर द रेगुलर चेकअप वो अपने हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वहां से जो भी अपनी फॉलो अप मेडिसिन हैं वो रिसीव करने के लिए वो आए हैं। तो जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो इन पेशेंट एज वेल एज आउट पेशेंट्स को जो है वो डील करेगी। द डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। जो हेड है इस डिपार्टमेंट का वो फार्मासिस्ट होगा जो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो है क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए जिसके पास जो है लॉ की तरफ से दिया गया एक सर्टिफिकेट हो, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट हो। who directly supervises and ensures the correct dispensing, compounding and distribution of medicines to inpatients and outpatients। साथ ही साथ ये जो फार्मासिस्ट है ये क्या चीजें कर रहा है? ये सुपरवाइज करेगा, इसके अलावा इस चीज को मैनेज करेगा कि जो मेडिसिन हैं वो करेक्ट वे में डिस्पेंस हो रही हैं, कंपाउंड की जा रही हैं, और जो पेशेंट्स हैं इन पेशेंट्स या फिर आउट पेशेंट्स वो जो हैं उधर मेडिसिन जो हैं प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं उन तक। नेक्स्ट आपके पास एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के। जो एक हॉस्पिटल फार्मेसी है हॉस्पिटल के अंदर किन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो है वो काम कर रही है। सबसे पहले आता है to provide the quality assurance of manufactured, assembled and purchased pharmaceuticals। जो भी दवाइयाँ, जो भी फार्मास्यूटिकल जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं या खरीदी गई हैं जहां से भी, उनकी जो क्वालिटी है उसे श्योर करना है कि हम जो चीज़ें पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे वो क्वालिटी वाली चीज़ें होनी चाहिए। To purchase and supply drugs for inpatients, outpatients, hospital employees and for the clinical drug trials। जो भी मेडिसिन वगैरह परचेज करनी है, सप्लाई करनी है, वो मेडिसिन जो हैं इन पेशेंट्स को, आउट पेशेंट्स को या फिर हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉयज हैं इफ दे नीडेड उन्हें जो है प्रोवाइड की जा सके। इसके साथ साथ हॉस्पिटल के अंदर जो रिसर्च वर्क हो रहा होता है ऑन सम स्पेसिफिक सर्जरी या फिर ऑन सम स्पेसिफिक ड्रग, तो उसके ऊपर जो क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स हैं जो हम लोग करते हैं एक रिसर्च वर्क के अंदर, उसके लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए जो परचेज की गई हैं वो प्रॉपरली सप्लाई और प्रोवाइड होनी चाहिए। फिर आता है कि जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो पेशेंट की जो मेडिकेशन प्रोफाइल्स हैं उसे मेंटेन करेगी, एज वेल एज जो प्रिस्क्रिप्शन के रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें मेंटेन करेगी, ताकि अगर इन्वेस्टिगेशन आती है या फिर फ्यूचर नीड पड़ती है तो आपके पास वो सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेंटेन फॉर्म में होनी चाहिए। फिर आता है प्रोवाइड द ड्रग इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड ड्रग थेरेपी टू डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड द हाउस स्टाफ। इसके अलावा जो ड्रग्स हैं उसके बारे में जो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो डॉक्टर्स को देनी पड़ रही है या नर्सेज को देनी पड़ रही है या कोई भी मेडिकल टीम है, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हाउस स्टाफ है, उन सबको जो है ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। देन वी हैव कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। जो भी मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो सिस्टम है वो बनाया गया है, उसको कंट्रोल करना है, उसे कोऑर्डिनेट करना है, एक मैनेज तरीके के अंदर वो जो ड्रग है वो उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। लास्टली आपके पास आ जाता है टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियंस। जो फार्मेसी टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं वो वर्कर्स जिन्हें आपने ट्रेन किया है उनकी एक्टिविटीज को आपने सुपरवाइज करना है। देन आता है आपके पास हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। Different hospitals have different management systems. In government hospitals, medical superintendent
हु इज अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मैनेजेस द हॉस्पिटल। अगर तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपॉइंट किया गया है मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वो जो है वो सारी चीजें मैनेज करेगा। मिलिट्री हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पे जो कमांडिंग ऑफिसर है वो सारी चीजें मैनेज कर रहा है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं यूजुअली हैज एन ऑर्गेनाइज्ड द गवर्निंग बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल हॉस्पिटल एक्टिविटीज। वहां पे जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनका वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, वो जो है सारी की सारी जो हॉस्पिटल एक्टिविटीज हैं उन्हें मैनेज कर रहे होते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Common hospital organizations consist of three main parts. The first one is administration, जिसका जो काम है मैनेज करना सारी एक्टिविटीज को हॉस्पिटल की। नेक्स्ट आपके पास आता है डायरेक्टर, ये वो पर्सन है जो हॉस्पिटल का इंचार्ज होता है। देन यू हैव द मेडिकल स्टाफ। मेडिकल स्टाफ में आपके पास एक्टिव स्टाफ भी आता है, एसोसिएट, कंसल्टिंग और ऑनरी स्टाफ आ जाते हैं। एक्टिव स्टाफ क्या होता है? आपके डॉक्टर्स, नर्सेज या वो लोग जो पेशेंट के साथ हेल्थ में डायरेक्टली जो है अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। एसोसिएट स्टाफ है, ये डॉक्टर्स और नर्सेज हैं जो असिस्ट कर रहे होते हैं एक्टिव स्टाफ को। फिर आते हैं कंसल्टेंट, ये वो डॉक्टर्स हैं जो पार्ट टाइम बैठ रहे हैं और आपसे कंसल्ट करने के लिए जा रहे हो। देन यू हैव द ऑनरी मेडिकल स्टाफ, ये वो डॉक्टर्स हैं जो वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्चेज या अनपेड जो काम है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो आप इसे ऑनरी मेडिकल स्टाफ कहते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स क्या है? क्लासिफिकेशन हॉस्पिटल्स में बी क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज। अ हॉस्पिटल में फॉल इनटू more than one group. Following is a general classification of hospitals. Hospitals usually are distinguished from other types of medical facilities by their ability to admit and care for inpatients, while the others often are described as clinics. हॉस्पिटल और क्लिनिक के अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जो क्लिनिक्स हैं वो पेशेंट्स को डील तो कर रहे हैं बट दे डोंट हैव द एबिलिटी कि वो पेशेंट्स को एडमिट कर सकें, जबकि हॉस्पिटल जो होते हैं इस बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप उसे कि वो जो पेशेंट्स हैं उन्हें एडमिट करने की जो फैसिलिटीज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, वो प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास सर्विस की बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन आ जाती है और ऑनरशिप की बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन आ जाती है। जो पहली क्लासिफिकेशन है वो आपके पास है सर्विस की बेसिस के ऊपर, जिसमें जो फर्स्ट हॉस्पिटल है वो आता है जनरल हॉस्पिटल। The best known type of hospital is the general hospital, which is set up to deal with many kind of diseases and injury, and normally has an emergency department to deal with immediate and urgent threats to the health. तो जनरल हॉस्पिटल्स हैं वहां पर सारी तरह की जो भी बीमारियां या इंजरीज होती हैं उन्हें डील किया जा रहा होता है। दे हैव इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो इमीडिएट अगर पेशेंट को कोई केयर रिक्वायर है, कोई बर्न का केस आ गया या कोई एक्सीडेंट का, पॉइजनिंग का, इन सब चीज़ों का केस आ गया तो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर पेशेंट को जो है वो ट्रीटमेंट रिक्वायर है तो वो भी जनरल हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल होता है। लार्जर सिटीज में have several hospitals of varying sizes and facilities. जो बड़े शहर हैं वहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, जो बड़े से बड़े साइजेस के भी हैं, जहाँ पे बहुत से ज्यादा फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स की बात करें तो वी हैव द चिल्ड्रन हॉस्पिटल, सीनियर हॉस्पिटल्स, साइकाइट्रिक हॉस्पिटल्स जहाँ पे जो न्यूरो के सारे इश्यूज हैं उन्हें डील किया जा रहा होता है, कार्डियक हॉस्पिटल्स जहाँ हार्ट के इश्यूज को डील किया जा रहा होता है, कैंसर, सर्जिकल, वी हैव द ट्रॉमा सेंटर्स एंड रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल्स। ये सारे के सारे आपके पास स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स के अंदर आ जाते हैं। A hospital may be a single building or number of buildings on a campus. Most hospitals are run on a non-profit basis by government or charities. हमारे पास जो हॉस्पिटल है वो एक बिल्डिंग पर भी अवेलेबल हो सकता है, ठीक है, या फिर एक कैंपस के ऊपर कंसिस्ट कर सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स, वो नॉन प्रॉफिट बेसिस के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट उसे चला रही है या चैरिटी बेसिस के ऊपर वो हॉस्पिटल जो है वो चल रहे हैं। टीचिंग हॉस्पिटल आ जाता है हमारे पास। इट इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ सर्विसेज। A teaching hospital provides clinical instructions to medical students and nurses and often is linked to a medical school, nursing school or universities. जो टीचिंग हॉस्पिटल्स आते हैं आपके पास, ये वो हॉस्पिटल्स हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें टीच कर रहे हैं, या उनकी जो है काम में बेहतरी लाने के लिए जो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, टीचिंग हॉस्पिटल्स इसलिए होते हैं। इसके अलावा मेडिकल स्कूल्स, नर्सिंग स्कूल या यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं वहां पर और ट्रेनिंग लेते हैं काम करने की, तो टीचिंग हॉस्पिटल्स ऑफनली जो है लिंक्ड होते हैं टू सम कॉलेज, यूनिवर्सिटी और समथिंग।
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है इट इज टिपिकली मेजर हेल्थ केयर फैसिलिटी इन रीजन। एक रीजन के अंदर जो है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये हॉस्पिटल होता है, और इसके अंदर जो है इंटेंसिव केयर और लॉन्ग टर्म केयर, जो पेशेंट्स एडमिट करने हैं उनको जो केयर प्रोवाइड करनी है, उसकी जो फैसिलिटीज है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा दे हैव द लार्जर नंबर ऑफ बेड्स। इनका जो बेड लिमिट है वो बहुत ज्यादा होती है। ऑब्वियसली बेड लिमिट ज्यादा होगी तो आप मेजर पोर्शन में जो है पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं और उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं विद केयर। क्लिनिक्स क्या आते हैं? द मेडिकल फैसिलिटी स्मॉलर देन अ हॉस्पिटल। ऑब्वियसली बात है, जो क्लिनिक्स हैं वो हॉस्पिटल से छोटे होते हैं, इसीलिए उन्हें क्लिनिक कहा जाता है। एंड और इसे कौन चला रहे होते हैं? दे ऑफन रन बाय प्राइवेट पार्टनरशिप ऑफ फिजिशियंस। डिफरेंट डॉक्टर्स जो हैं वो मिलकर एक क्लिनिक खोल लेते हैं और वहाँ पे एक से ज्यादा डिजीज को ट्रीट कर रहे होते हैं। बट जो इसमें एक डिस्टिंग्विश करने वाली बात आ जाती है वो ये है कि जो क्लिनिक्स हैं जनरली प्रोवाइड ओनली आउट पेशेंट सर्विसेज। वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आउट पेशेंट होती हैं, सिर्फ और सिर्फ आउट पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं। ये नहीं होता है कि क्लिनिक्स के अंदर पेशेंट्स को एडमिट कर लिया जाए। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आपके पास आती है वो ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स बेस्ड ऑन ऑनरशिप एंड कंट्रोल। जिससे पहला आपके पास आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट आ जाते हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स, मिलिट्री हॉस्पिटल्स, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सारे के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपके पास दो तरह के हॉस्पिटल्स हैं। दोनों जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बट वन इज द प्रॉफिट बेस्ड एंड द अदर वन इज द नॉन प्रॉफिट बेस्ड। जो नॉन प्रॉफिट बेस्ड हॉस्पिटल्स हैं वो चैरिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, जो फंड्स पे चलते हैं, ट्रस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में जो पहला डिपार्टमेंट आप बात कर रहे हो कि क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स क्या हैं जो हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल हैं। हॉस्पिटल्स में वेरी वाइडली इन सर्विसेज दे ऑफर एंड देयरफॉर इन द डिपार्टमेंट्स और वार्ड्स दे हैव। बहुत सी सर्विसेज हैं जो एक हॉस्पिटल जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। उस बेसिस के ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट वार्ड्स होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। दे मे हैव द acute सर्विसेज सच एज इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, या फिर ट्रॉमा सेंटर्स, बर्न सेंटर्स, जिसके अंदर फौरन जो है वो रिक्वायरमेंट है ट्रीटमेंट की, सर्जरीज हो गई, अर्जेंट केयर आ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल आर लिस्टेड बिलो। इसमें जो पहला डिपार्टमेंट आता है वो है सर्जरी का डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट deals with the removal or replacement of a diseased organ or tissue, or removal of an organ for preventive purposes. We can say that this department deals with cutting the body open to remove a tumor or repair an injury. अब जो सर्जरी का डिपार्टमेंट है आपके पास, उसमें आप क्या कर रहे हो? उसमें आप कोई भी जो डिजीज्ड ऑर्गन है बॉडी के अंदर, उसे आप या तो रिमूव कर रहे हैं या फिर बेटर वन के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप सिंपली जो है उस ऑर्गन को बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। किस पर्पस के लिए? प्रिवेंटिव पर्पसेस के लिए, जिसके अंदर आपके पास एक कॉमन सी एग्जांपल आ जाती है अपेंडिक्स की, ठीक है। अपेंडिक्स हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होता है, अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आप अपेंडिक्स को बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ऑब्वियसली बात है प्रिवेंटिव पर्पसेस के लिए, कि ये ना हो कि जहर जो है या जो इन्फेक्शन है आपकी बॉडी के अंदर फैल जाए और डिफरेंट ऑर्गन्स को टारगेट करे। तो अपेंडिक्स जो है वो सर्जरी के जरिए जो है रिमूव कर दी जाती है। उसके अलावा आप कह सकते हो कि इसके अंदर क्या है, बॉडी में कट करना है, इंसिजन करनी है, ट्यूमर हो गया उसे आप रिमूव कर रहे हो, या फिर किसी भी इंजरी को रिपेयर कर रहे हैं और दोबारा जो है आप बॉडी जो मेजर पार्ट आपने कट किया था उसे आप जो है स्टिचेस के जरिए दोबारा ठीक कर सकते हैं। फिर आता है आपके पास गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट डील्स विद फंक्शंस एंड डिजीजेस स्पेसिफिक टू वुमेन एंड गर्ल्स। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जो मेजर डिजीजेस या फिर प्रॉब्लम्स डील हो रही होती हैं वो औरतों की, लड़कियों की हो रही होती हैं, स्पेशली दोज हु हैव द रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स। स्पेशली वो वुमेन या गर्ल्स जिनको कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, वो जो है सारी की सारी गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ हम डील करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है जो सारे के सारे आपके स्केलेटन मसल सिस्टम्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डील करेगा, जिसमें जॉइंट्स आ जाते हैं, बोन्स आ जाती हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज हु रन दिस डिपार्टमेंट डील विद एवरीथिंग फ्रॉम सेटिंग द बोन फ्रैक्चर्स टू कैरी आउट द सर्जरी। अगर तो कोई छोटे मोटे फ्रैक्चर्स हुए हैं वहां से लेकर अगर बोन्स की सर्जरीज करनी पड़ रही हैं, स्केलेटन सिस्टम में कोई इश्यूज हैं, अगर उन्हें आपको डील करना पड़ रहा है तो ये सब कुछ जो है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के अंडर आएगा। नेक्स्ट आपके पास ईएनटी डिपार्टमेंट आ जाता है, ठीक है। दिस इज अ डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड्स केयर
फॉर पेशेंट्स विद अ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक जनरल ईयर नोज थ्रोट डिजीजेज। ठीक है, आपको जो है कान के, नाक के या गले के कोई भी इश्यूज हैं उन्हें डील करेगा ये डिपार्टमेंट। टीयर डक्ट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बैलेंस इश्यूज हैं अगर बॉडी पोस्चर के अंदर, हेयरिंग का कोई डिसऑर्डर है, ईएनटी एलर्जी प्रॉब्लम्स, सलाइवरी ग्लैंड डिजीजेस एंड द वॉइस डिसऑर्डर्स। कोई एलर्जी है अगर आपको ईएनटी से रिलेटेड, या फिर सलाइवरी ग्लैंड में डिजीजेस आ गई हैं, वॉइस डिसऑर्डर हो गया है, तो ये सारी की सारी चीजें ईएनटी डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बेसिकली जो है मेडिकल केयर प्रोवाइड कर रहा था उन पेशेंट्स को जिन्हें हार्ट या फिर सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंड इट ट्रीट द पेशेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट बेसिस। कुछ लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर चेकअप के लिए आए हैं, अगर उनको हार्ट में पेन हुई है, चेस्ट पेन हुई है ड्यू टू सम डाइजेशन, हार्ट बर्न हुआ है, ये वो पेशेंट्स हैं जो आउट पेशेंट्स हैं, उन्होंने अपना चेकअप करवाया, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करवाई और वो चले गए। इसके अलावा वो पेशेंट्स हैं जो क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर आए हैं, जिन्हें आपने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर लिया है, दे रिक्वायर सम काइंड ऑफ सर्जरी और सम काइंड ऑफ स्टंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वो पेशेंट्स हो जाएंगे जिन्हें आप इन पेशेंट्स कहेंगे। तो इनकी जो ट्रीटमेंट है, दोनों का जो तरीकाकार है वो डिफरेंट होगा, इन पेशेंट और आउट पेशेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट जो है ये डील करता है किसी भी किस्म के स्किन रिलेटेड डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट क्या है? दिस डिपार्टमेंट डील्स विद डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं तो वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो डील करेगा। वो डॉक्टर्स जो ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड इश्यूज को डील कर रहे होते हैं, उन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है इन स्पेसिफिक थिंग, जिसे आप न्यूरोलॉजिस्ट कह रहे हो, इस एरिया के अंदर उन्होंने जो है वो स्पेशलाइजेशन की होती है, और वो जो है सारे आपके नर्वस सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डील कर रहे होते हैं। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट क्या है? द यूरोलॉजी डिपार्टमेंट runs by urology surgeons and their surgical teams. It investigates all areas linked to kidney and bladder based problems. किडनी के इश्यूज, ब्लैडर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें जो है यूरोलॉजी के जो भी सर्जन्स हैं या सर्जिकल टीम्स हैं वो डील करती हैं। ये सारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं जो अपनी सर्विसेज के बेसिस के ऊपर डिफरेंशिएट हुए हुए हैं एक जनरल हॉस्पिटल या फिर एक हॉस्पिटल के अंदर। आपके पास आ जाता है लास्ट डिपार्टमेंट है फार्मेसी डिपार्टमेंट। The pharmacy, the hospital pharmacy run by pharmacists, pharmacy technicians, and attached staff. It's responsible for drug-based services in a hospital. अब जो आपके पास हॉस्पिटल फार्मेसी है जो एक हॉस्पिटल के अंदर होती है, उसके अंदर कौन उसे जो है डील चला रहा है, उसे फार्मासिस्ट चला रहे हैं जो हेड कर रहे होते हैं। फिर हमने फार्मेसी टेक्नीशियन सेल पर्सन रखे होते हैं, ठीक है, जो आगे काम कर रहे होते हैं, अटैच स्टाफ है इसके अलावा। और ये सारे के सारे जो हैं एक हॉस्पिटल के अंदर ड्रग बेस्ड जो भी सर्विसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई या मेडिकेशन प्रोफाइल्स हो गई, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं मेडिसिन से रिलेटेड ड्रग बेस्ड सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम लोग इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल सर्विसेज, फार्मेसी का रोल इन अ हॉस्पिटल, और इसके अलावा जो है हॉस्पिटल फार्मेसी फॉर्मूलरी का जो है इंट्रोडक्शन जो है वो कवर करेंगे।